मेरे मन में अपने आप ही एक ख़याल आया कि यह जो दबी-दबी आवाज़ मैंने सुनी थी, वह सचमुच किसी की हँसी ही थी। अब मामला मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। मैं अंधेरे में सीटों के बीच से आगे की तरफ बढ़ा। कंडक्टर वहीं पर सोया हुआ था। शायद मेरा पैर रास्ते में किसी चीज़ पर पड़ा और एक स्पष्ट सी आवाज़ बड़ी ज़ोर से हुई। एक सनसनी मेरे अंदर ऊपर से नीचे तक दौड़ गई। मैं वहीं रुक गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे पैर में आखिर क्या चीज़ पड़ी थी, क्योंकि मुझे साफ-साफ महसूस हुआ था जैसे कि मेरा पैर किसी इंसानी अंग पर पड़ा हो। वो जो भी था, मुझे शिष्टाचार के तहत माफ़ी तो मांगनी ही थी। मैंने शर्मिंदा होकर कहा, भाई माफ़ कर देना। अचानक एक आवाज़ का शोर हुआ। वह आवाज़ ऐसी थी जैसे बहुत सारी हवा किसी बंद जगह से जरा-सा रास्ता पाकर एकदम से निकल गई हो, मगर यह बड़ी आवाज़ अजीब थी कि उसमें किसी दर्द का आभास भी नहीं था। मेरी माफ़ी मांगने का अंधेरे में कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। वह अजीब-सी आवाज़ भी दोबारा नहीं सुनाई दी। कोई जवाब ना पाकर मैंने उस चीज़ को हाथ से छुआ और मेरा दिल-दिमाग में एक और झटका लगा। जिस सीट की तरफ मुखातिब होकर मैंने माफ़ी मांगी थी, वह खाली थी। मैंने कुछ आगे बढ़कर आवाज़ दी, कंडक्टर साहब। कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर आवाज़ दी, फिर नहीं आया। मैंने एक-एक करके सारी सीटों को टटोलकर हर सीट खाली मिली। पीछे से आगे तक हर सीट खाली थी। ठंडे लोहे और रेक्सीन के अलावा मेरे हाथों में कोई चीज़ नहीं छुई। मैंने कई बार कंडक्टर को आवाज़ लगाई, मगर वो जाने कहाँ मरा हुआ था। उसे पुकार-पुकार कर मेरी आवाज़ फटने लगी। उस बर्फीली ठंड में अकेला होने का एहसास मेरे अंदर बहुत ज़्यादा गहरा हो गया था। मुझे अचानक लगने लगा कि इस सारी कायनात में मैं पूरी तरह से अकेला रह गया हूँ। मैंने पूरी बस को बार-बार खंगाला। अंधेरे में जिस चीज़ पर भी मेरा हाथ पड़ा, मैंने उसे टटोलकर महसूस करने की कोशिश की। मैंने चीख-चीख कर कंडक्टर को पुकारा। कंडक्टर और उन सारी सवारियों का वजूद ना जाने किस हवा में गुल हो गया था। कहीं कोई नहीं था। ज़िंदगी का कोई असहार ही नहीं था। फिर मैं उस ओर बढ़ा जहाँ ड्राइवर को होना चाहिए। वहाँ बैठते हुए मैं उसके करीब पहुँचा, मगर मेरे मन में जो बहुत वक्त से चल रहा था, वह सही साबित हुआ। ड्राइवर की सीट खाली थी। बस अपने आप चल रही थी। उसे चलाने वाला कहीं कोई था ही नहीं। वह ज़मीन के ऊपर-ऊपर उछल रही थी, गड्ढों में गोता लगा रही थी। वह ना जाने कहाँ जा रही थी, ना जाने इस बस की मंजिल कहाँ थी, जिसका मुसाफिर सिर्फ मैं था। खून जमा देने वाला एक ख़याल मेरी रूह को झंझोड़ गया। क्या मैं कभी अंधेरे, कोहरे और रहस्यों से भरी इस काली दुनिया से बाहर निकल पाऊंगा या नहीं? टीन, लोहे, पिए, सीटें, खड़खड़ाया सारी चीज़ें, सारे कल-पुर्जे एक दूसरे से टकरा रहे थे। उन सारी आवाज़ों से मिलकर जो एक आवाज़ बन रही थी, वह एक करहाती हुई चीख थी। मैंने सोचा, इस बस में, इस दुनिया में आखिर सफ़र कब क्या होगा? कितने साल, कितने ज़माने पहले? ऐसा मैंने इसलिए सोचा, क्या आज वो
जिस सफ़र पर थी वह मुझे अपने साथ ले जा रही थी। यह मेरी परिचित दुनिया का सफ़र बिल्कुल नहीं था। कई बार मेरे जी में आया कि बाहर छलांग लगा दूं और जितना मुमकिन हो सके मैं इस बस से दूर चला जाऊं। ना जाने कौन सी बलाएं थीं जो इसमें मेरी हमसफ़र थीं, लेकिन मेरे इरादे को इस झिझक ने रोक दिया। क्या पता बाहर कोहरा भरे अंधेरे में क्या था। समझ में नहीं आया कि खतरा ज़्यादा कहाँ है, बस के अंदर या बस के बाहर। अभी मैं इसी पशोपेश में था कि बस एक जोरदार झटके के साथ रुक गई। उसके रुकते ही उसका इंजन भी खामोश हो गया। उस खामोशी में हजारों झिंगरों की आवाज़ें थीं। फिर मुझे कहीं दूर गिद्धों की आवाज़ सुनाई दी। कुछ देर बाद चुप्पी फैल गई। बस से निकलने के बाद मैं आंखें फाड़-फाड़ कर समझने की कोशिश करने लगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ, मगर कुछ भी समझ में नहीं आया। मेरे पैरों के नीचे कटीली घास से भरी ऊबड़-खाबड़ ज़मीन थी। मैंने चारों तरफ घूमकर देखा। मेरे पाँव में कांटे चुभ रहे थे और कहीं किसी आबादी का कोई आसार नहीं था। यहाँ तक कि मुझे एक नन्ही सी झोपड़ी तक नज़र नहीं आई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बस ने मुझे कहाँ लाकर छोड़ा है। मैं बस चुपचाप खड़ा चारों ओर देख रहा था। हाड़ कँपा देने वाली ठंड मेरे शरीर के खून को जमा दे रही थी। दूर-दूर तक मुझे कहीं भी प्रकाश की रोशनी नज़र नहीं आ रही थी। मेरे लिए आसमान से घिरा खजूर पर अटका वाली कहावत इस समय बिल्कुल साबित हो रही थी। मुझे कहीं भी कोई दिशा समझ में नहीं आ रही थी कि मुझे किस दिशा की ओर जाना चाहिए। पता नहीं उस बस ने मुझे कहाँ लाकर छोड़ दिया था। अचानक फिर से गिद्ध की आवाज़ों का शोर मेरे कानों तक पहुँचने लगा। फिर से चारों तरफ झिंगुरों की आवाज़ आने लगी। अचानक मैंने दूर से आता हुआ प्रकाश देखा जो मेरे ही पास आ रहा था। मैं उस प्रकाश को देखकर समझ गया कि यह प्रकाश लालटेन का है। घने अंधेरे में उस लालटेन का प्रकाश देखकर मेरे विचलित मन को थोड़ी सी शांति मिलती हुई प्रतीत हुई, यह सोचकर कि कोई तो आया और मैं अकेला नहीं हूँ। लगभग थोड़ी देर के बाद मेरे सामने एक गांव की औरत हाथ में लालटेन लिए हुए मेरे नज़दीक खड़ी हुई थी। उसने अपना पूरा चेहरा घूंघट से ढक रखा था। मेरे करीब आते ही उस औरत ने मुझसे बातचीत करना शुरू कर दिया। वह गांव की भाषा बोल रही थी। क्या बात है बाबूजी, इतनी ठंड में इस सुनसान इलाके में आप क्या कर रहे हो? परदेसी मालूम होते हो। वह तो अच्छा हुआ कि मैं खेतों से वापस अपने घर पर जा रही थी और मेरी नज़र आप पर पड़ गई। अभी कुछ देर पहले जब मैंने अपने चारों ओर देखा था तब मुझे वहाँ पर कोई भी किसी भी इंसान का नामो निशान तक नहीं दिखाई दिया था। अचानक उस औरत के आ जाने से मैं भी बहुत ज़्यादा हैरान था, मगर मैं इस वक्त इस कदर थका हुआ था कि मेरे बदन की हड्डी-हड्डी दर्द कर रही थी। मुझे उस कंडक्टर की बात याद आ गई जिसने मुझसे बस में कहा था कि आप जिस व्यक्ति के साथ साइकिल पर यहाँ पर आए हो उस व्यक्ति का चेहरा ही नहीं था। मैं सोच रहा था कि पता नहीं इस औरत का चेहरा होगा भी या नहीं। फिर मुझे अपनी ही सोच पर गुस्सा आने लगा। मुझे खामोश खड़ा देखकर उस औरत ने दोबारा मुझसे कहा, क्या सोच रहे हो बाबूजी? क्या गूंगे हो क्या? आवाज़ नहीं है मुंह में? क्या मुंह में दही जमाए बैठे हो? इतनी रात में आप यहाँ इस सुनसान में क्या कर रहे हो? मुझे नीमा गांव जाना है, मैंने कहा। उस नीमा गांव? यह तो 10 किलोमीटर दूर है बाबूजी। आपको किसी ने बताया नहीं? उस औरत ने भरी आवाज़ में मुझसे कहा। मगर मैंने तो बस नीमा गांव के लिए ही पकड़ी थी। लो जी, कर लो बात। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी उस भूतिया बस से यहाँ पर आए हो? उसकी बात सुनकर मैं बुरी तरह से चौंक गया। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। भूतिया बस से तुम्हारा क्या मतलब है?
बाबूजी, इस वीराने में यहाँ अक्सर मुसाफिर ऐसे ही मिला करते हैं। यहाँ पर तो कोई बस अड्डा है ही नहीं, और आप कहाँ कहाँ कह रहे हो कि आप बस से यहाँ तक आए हो। दरअसल यह आसपास भूत प्रेतों का बहुत ज़्यादा शोर है बाबूजी। ज़्यादातर तो भूतिया बस के लोग इसी जगह पर मरे हुए मिलते हैं, जिस जगह पर आप खड़े हुए पाए हो। आप कैसे बच गए पता नहीं। क्यों उन्होंने आपको कुछ नहीं किया? अगर आपको कोई चाहो तो आप तब तक मेरे घर पर चल सकते हो। मैं उस औरत की बात सुनकर हैरानी से उस औरत की तरफ देखने लगा, क्योंकि गांव में इतनी रात को कोई भी औरत किसी अनजान आदमी के लिए अपने घर चलने का निमंत्रण नहीं देती। मेरे अंदर से दो तरह की आवाज़ें आ रही थीं। एक तो आवाज़ आ रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ऐसा ना हो कि यह भी मजारा कुछ दे ऐसा ही हो। और दूसरी आवाज़ आ रही थी कि मुझे इस औरत के साथ चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं अंदर से बहुत ज़्यादा थका हुआ था। उस बस के सफ़र ने मुझे अंदर तक तोड़ कर रख दिया था, और मेरा शरीर इस वक्त आराम मांग रहा था। क्या सोचने लगे बाबूजी? हम तो आपकी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। आप शक्ल से शरीफ थके हुए दिखाई देते हो। सुबह तक हमारे घर में आराम कर लेना, फिर सुबह हम किसी बच्चे के हाथों आपको नीमा गांव तक पहुंचा देंगे, वरना सुबह तक आप यहाँ पर सर्दी में ठंड से ठिठुर कर ही मर जाओगे। एक बार को मेरे मन में आया कि मैं उससे कहूँ कि वह अपना घूंघट उठाकर एक बार मुझे अपना चेहरा दिखा दे, मगर मैं में सोच रहा था। मुझे लगा कहीं वह औरत मेरी बात का बुरा न मान जाए। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि एक तो वो औरत मेरी मदद कर रही है, और मैं मन ही मन उस पर शक किए जा रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैंने उससे पूछा। नाम जानकर क्या करोगे बाबूजी? बस ऐसे ही पूछा था, मैंने कहा। वैसे मेरा नाम निर्मला है, और सब गांव वाले मुझे निर्मल ही कहते हैं। आओ मेरे पीछे पीछे। इतना कहकर वो पीछे की तरफ मुड़कर चलने लगी, और मैं उसके पीछे पीछे चल दिया। मैंने महसूस किया कि लालटेन का प्रकाश बस इतना ही था कि आगे का थोड़ा सा रास्ता दिखाई दे। थोड़ी ही देर चलने के बाद वो औरत खेतों के अंदर बनी एक झोपड़ी की तरफ मुड़ गई। मेरे चलते चलते पैर जवाब दे चुके थे। मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा तेज दर्द हो रहा था। आखिर मुझसे सहन नहीं हो रहा था। तुम खेतों के अंदर कहाँ जा रही हो? बाबूजी, हमारा गांव बस इस खेत के पार ही है। आप तो बस मेरे पीछे पीछे आओ। यह कहकर वो चुप चुप हो गई, फिर दोबारा चलने लगी, और मैं उसके पीछे पीछे फिर चलने लगा। झिंगुरों की आवाज़ अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी। रात के सन्नाटे में, घोर अंधेरे में और बेहद ठंडी तेज हवा में वो खेत ही बहुत ही ज़्यादा दहशत लग रहा था। मैं उसके पीछे पीछे कितनी देर तक चलता रहा मुझे नहीं पता। ना जाने कितना लंबा रास्ता था जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ठंड बढ़ती चली जा रही थी, ऊपर से हवाओं का शोर मेरे कानों में टकरा रहा था। रात के सन्नाटे में तेज हवा में बड़े बड़े पेड़ों के पत्ते अंधेरे में जो एक दूसरे पर चलकर हिल रहे थे, वो बहुत ही डराने वाली बात थी। मैंने दोबारा उस औरत से पूछा जिसने अपना नाम निर्मला बताया था, और कितनी दूर चलना पड़ेगा? बस बाबूजी, ज़्यादा दूर तक नहीं है, यही बस पास में है मेरा घर। चलते चलते मुझे महसूस हुआ कि मैं खेत से बाहर निकल आया हूँ। मैं अभी भी निर्मला के पीछे पीछे ही चल रहा था। अब मुझे दूर से कच्चे मकानों की हल्की हल्की आकृति दिखाई देने लगी थी। मैं समझ गया कि लगता है निर्मला का घर इन्हीं धुंधली आकृतियों में से एक होगा जो मुझे हल्की हल्की दिखाई दे रही थी। बहुत दूर पैदल चलने के बाद निर्मला एक कच्चे मकान के दरवाजे पर रुक गई। मैंने आसपास नज़र दौड़ाई तो मुझे वहाँ पर 6 या 7 टूटे फूटे मकान
ही नजर आए जिनमें अंधेरा था, मगर निर्मला जिस मकान के दरवाजे पर रुकी थी वो दरवाजा खुला हुआ था और उसके अंदर लालटेन का हल्का हल्का प्रकाश मुझे दिखाई दे रहा था। मकान कच्चा था और बहुत ही पुराना बना हुआ था मालूम होता है, मगर वह मुझे इस वक्त किसी महल से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरा बदन इस वक्त आराम मांग रहा था। मेरे शरीर की एक एक हड्डी में दर्द हो रहा था और ऊपर से अब मुझे ठंड भी लग रही थी। दरवाजे पर पहुंचकर निर्मला के पैर रुक गए और उसने पलटकर मेरी तरफ देखकर कहा, लो बाबूजी, आ गया, यही है हमारा घर। घर के अंदर से एक बच्चे की रोने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही थी। वो बच्चा हल्का फर गला फाड़ फाड़ कर रो रहा था। सच तो यह था कि वो रो कम चिल्ला जाता रहा था। मैंने सवालिया नज़रों से निर्मला की तरफ देखा। अरे बाबूजी, हमारा ही बच्चा है, इसको रात में जागने की आदत है और दिन में सोने की बहुत बुरी आदत है। इसकी मैं बहुत देर से घर में नहीं हूँ, इसीलिए रोने को लगा है। तुम अंदर आ जाओ। इतना कहकर निर्मला अपने घर के दरवाजे के अंदर प्रवेश कर गई और मैं झिझकता हुआ उसके पीछे पीछे चल दिया। अंदर जाकर मैंने एक अजीब दृश्य देखा। एक बच्चा रो रहा था जिसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 साल की होगी और ठंडी उसके बगल में एक 7 या 8 साल का बच्चा बैठा हुआ था जिसका रंग थोड़ा सा काला था और सामने एक बूढ़ी औरत जलते हुए चूल्हे में रोटियां बना रही थी, जो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि चूल्हा जल भी रहा है या नहीं। मुश्किल से 1 या 2 लकड़ी चूल्हे में रखी हुई थी जो बहुत धीमी आंच में जली हुई थी। वो बूढ़ी औरत निर्मला से कहने लगी, उसकी आवाज में ही बहुत क्रोध था, अरे कहाँ मर गई थी तू? तेरा बच्चा बहुत देर से रो रहा है, तुझसे कितनी बार मना किया है कि जल्दी आ जाया कर। तेरा मर्द तेरा इंतजार करते करते बाहर ही सो गया। मुझे उस बूढ़ी औरत का वाक्य सुनकर बड़ा अचंभा हुआ। इतनी सर्दी में बाहर सांस लेने की भी कठिनाई हो रही थी और यह बड़े आराम से बता रही है कि इसका मर्द बाहर सो रहा है। फिर मेरे मन में विचार आया कि हो सकता है इसका पति जरूर पक्का होगा जो शराब के नशे में बाहर सो गया होगा, क्योंकि शराबियों को सर्दी नहीं लगती। मैं अब उस मकान को गौर से देखने लगा। देखने पर ही मुझे आभास हो गया कि मकान के नाम पर सिर्फ वह एक छोटा सा कमरा था, वह भी कच्चा। उस बूढ़ी औरत, निर्मला और 2 बच्चों को मिलाकर सिर्फ इतनी जगह थी कि मैं एक तरफ बैठ सकूं। लेटना तो बहुत दूर की बात है। मैं अंदर ही अंदर मन में सोच रहा था कि जो भी हो, अंदर जाते हुए थोड़ी सी सर्दी मुझे कम लगने लगी थी। मेरे लिए इतना ही बहुत था। मैं इधर उधर बैठने की जगह तलाश करने लगा, मगर मुझे वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तब यही मेरे कानों में निर्मला की आवाज़ टकराई कि वह बूढ़ी औरत से बात कर रही थी। अरे अम्मा, तूने देखा नहीं, मैं अपने साथ किसी को लाई हूँ। निर्मला का इतना ही कहना था कि वह बूढ़ी औरत जो रोटी बनाने में मगन थी, उसकी क्रोध भरी आवाज़ मेरे कानों में सुनाई दी। अरे कलमुही, किसको साथ लेकर आई है तू? अरे अम्मा, पहले पूरी बात तो सुन। इन्हें नीमा गांव जाना है और यह उस भूतिया बस से सफ़र करके उस सुनसान जगह में खड़े हुए थे जहाँ पर लोगों की लाश अक्सर मिलती है। क्या बात कर रही है? वही उस भूतिया बस में जहाँ से आज तक कोई जिंदा नहीं बच पाया है। यह तू क्या कह रही है? अरे अम्मा, एक नज़र देखो तो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। निर्मला का इतना ही कहना था कि वह बूढ़ी औरत मुझे गौर से देखने लगी। मुझे उस बूढ़ी औरत की बस हल्का की आकृति दिखाई दे रही थी। चूंकि लालटेन का प्रकाश बहुत ही धीमा था, इसलिए सब कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं लालटेन के धीमे प्रकाश में उस बूढ़ी औरत को देखने की कोशिश कर रहा था, मगर बहुत जल्दी ही मैं समझ गया कि मेरी सारी कोशिश व्यर्थ है। प्रकाश बहुत ही धीमा है।
उस बूढ़ी औरत का चेहरा देख पाना नामुमकिन ही था। वह बूढ़ी औरत निर्मला पर अब भी चिल्ला रही थी और मैं यह सब कुछ देख रहा था। कुछ देर के बाद वह बूढ़ी औरत फिर से चूल्हे पर रोटी बनाने लगी और निर्मला मेरी तरफ देखकर कहने लगी, बाबूजी तुम थक गए होगे, तुम्हारे चेहरे पर थकान अब साफ साफ दिखाई दे रही है। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। मैं तुम्हारे लिए लेटने की व्यवस्था कर देती हूँ। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया कि इतने छोटे से कमरे में यह लेटने की व्यवस्था कैसे कर पाएगी। तभी मैंने देखा कि निर्मला ने अपने 8 साल के बच्चे को एक तरफ बिठा लिया और जो उसका बच्चा रो रहा था उसे दूसरी तरफ बैठा दिया और एक गंदी सी चटाई लाकर बिछा दी और मेरी तरफ इशारा करके कहा, आओ बाबूजी लेट जाओ। मैं उस गंदी गंदी चटाई की तरफ देख रहा था। तभी उसने मुझसे दोबारा कहा, हम गरीब लोग हैं बाबूजी, हमारे यहाँ पर अंग्रेजी गद्दे तो नहीं हैं, यही चटाई मिलेगी जो कि इतनी तो है कि आप अपने बदन को थोड़ा आराम दे सको। इतना कहकर वह चिल्लाकर हंसने लगी। मुझे उसकी बात में दम नजर आया। मैं चटाई पर एक तरफ जाकर लेट गया और अपने बैग को मैंने तकिया बना दिया। जैसे ही मैं चटाई पर लेटा मुझे उसी वक्त नींद के झटके आने लगे। मैं कब गहरी नींद में सो गया पता ही नहीं चला और मैं कितनी देर तक सोता रहा वो भी मुझे पता नहीं चला। गहरी नींद में मेरे कानों में फिर से उसी बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ टकराई। मैं अचानक उठकर बैठ गया। मेरी नज़र जब उस बच्चे पर पड़ी तो मैंने देखा वह बच्चा अभी भी गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा था। मुझे उस समय उस बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रोध आया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उस बच्चे के हलक में ऐसी क्या चीज़ है जिससे उसकी आवाज़ का स्वर इतना तेज है, जो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हल्के से प्रकाश में मैंने इधर उधर देखने की कोशिश की तो मुझे निर्मला नहीं दिखाई दी, लेकिन उसका 8 साल का बेटा जिसका रंग काला था बैठा हुआ दिखाई दिया। वह अभी भी उसी मुद्रा में ही बैठा हुआ था। वह मेरी ही तरफ देख रहा था। पता नहीं क्यों उसका मुझे इस तरह देखना उस वक्त बहुत अजीब लग रहा था, परंतु मैं कह भी क्या सकता था। मैं तो खुद इनके घर का कुछ देर के लिए मेहमान था। फिर अचानक मेरी नज़र उस बूढ़ी औरत पर चली गई। यह देखकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि वह औरत अभी भी रोटियां ही बना रही थी। चूल्हा अभी भी हल्का हल्का जल रहा था, मगर मुझे अभी भी बहुत गहरी नींद आ रही थी। मैं फिर से दोबारा लेट गया। लेटते ही समय मैं फिर कब गहरी नींद में चला गया मुझे पता ही नहीं चला। ना जाने कितनी देर तक मैं खर्राटे लेकर सोता रहा, मगर फिर से मेरे कानों में उसी बच्चे के हल्का चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। मैं झंझनाकर उठकर बैठ गया। मैं इधर उधर दोबारा देखने लगा। मुझे इस बार भी निर्मला कहीं नज़र नहीं आई और मेरे सामने नज़ारा वही था जो कुछ देर पहले मैंने देखा था। वही काला बच्चा मुझे देख रहा था और वही बूढ़ी औरत अभी भी रोटी ही बना रही थी। मुझे यह देखकर फिर दोबारा बड़ी हैरानी हुई कि यह अभी तक रोटियां क्यों बना रही है। मैं अब उठकर बैठ गया। मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा। यह देखकर मुझे और भी ज़्यादा बहुत क्रोध आया कि प्रकाश इतना धीमा था कि मुझे समय का पता ही नहीं चल रहा था। मैंने अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि मैं लगभग यहाँ पर कितने देर तक सोता रहा हूँ। मेरे दिमाग के मुताबिक मुझे यहाँ पर सोते हुए 2 या 3 घंटे तो आराम से हो गए होंगे। सुबह होने ही वाली होगी। फिर मेरी नज़र दोबारा उसी बूढ़ी औरत की तरफ चली गई। वह अभी भी रोटी बनाने में मगन ही थी। मैं उठकर बैठ गया। मैं उस बच्चे की तरफ देखने लगा जो मुझे अभी भी घूर रहा था। बड़ी हिम्मत करके मैंने उस बच्चे से कहा, तुम्हारी माँ नज़र नहीं आ रही बेटा? मगर उस बच्चे ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वह मुझे ऐसे ही देखता रहा जैसे ही उसने मेरी बात सुनी ही ना हो। मैंने उस बच्चे को देखकर दोबारा कहा, तुम्हारी माँ कहाँ है? मगर वह बच्चा इस बार भी मुझे
मुझे घूरता ही रहा और यह देखकर मेरी अंदर ही अंदर आते पीते सुलग गई। जी तो चाह रहा था कि एक जोरदार चाटा इसके गाल पे मारकर, इतना ढीठ बच्चा है यह, मैं इससे पूछ रहा हूँ मगर यह मुझे पागल समझ रहा है। तभी उस बूढ़ी औरत की आवाज़ मुझे सुनाई दी, जो अभी भी रोटियां ही बना रही थी और रोटी बनाते बनाते वह बातें भी कर रही थी। उससे क्या पूछते हो सहरी बाबू, वह बेचारा तो गूंगा और बहरा है, वह ना तो सुन सकता है और ना तुम्हारी बात का कोई उत्तर दे सकता है। मुझसे पूछो, क्या पूछना है। मैं उस औरत की तरफ फिर से दोबारा गौर से देखने लगा, मगर इस बार भी मुझे ना कामयाबी ही हाथ लगी। मुझे उसका चेहरा अभी भी साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। मैं मन ही मन में सोच रहा था कि अगर मैं उससे निर्मला के बारे में पूछूं तो वह कहीं बुरा ना मान जाए। बहुत देर तक मैंने ऐसे ही भूत बना खड़ा रहा। उस बूढ़ी औरत की आवाज़ मुझे दोबारा सुनाई दी, मगर इस बार उसकी आवाज़ में थोड़ा क्रोध भी झलक रहा था। अरे भूत काहे बने खड़े हो सहरी बाबू, क्या पूछना है, जल्दी जल्दी बोलो। मैंने बड़ी हिम्मत कर उसकी बात का जवाब दिया। मुझे यहाँ पर सोते हुए कम से कम 2-3 घंटे तो हो गए होंगे। सुबह होने वाली होगी शायद। मैं आपकी बहू के बारे में पूछ रहा था। मुझे नीमा गांव जाना है। उन्होंने मुझसे कहा कि सुबह होते ही किसी बच्चे के हाथों मैं तुम्हें नीमा गांव पहुंचा दूंगी। हाँ, उस कलमुही ने सही कहा सहरी बाबू, लेकिन सुबह तो होने दो, अभी तो आधी रात का वक्त है। जब सुबह हो जाएगी तब मैं तुम्हें पहुंचा दूंगी। उसकी बात सुनकर मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही। ऐसे कैसे हो सकता है। मुझे सोते हुए आराम से 2 या 3 घंटे का टाइम हो चुका था। मैं यह सब कुछ सोच ही रहा था, तभी उस बूढ़ी औरत की आवाज़ फिर से मुझे सुनाई दी। लगता है तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आया सहरी बाबू। चाहो तो दरवाजे के बाहर जाकर देख लो, अभी भी रात ही का समय है। लेकिन मुझे सोते हुए 2-3 घंटे हो गए हैं। सोते में ऐसा ही लगता है सहरी बाबू, मगर ऐसा होता नहीं है। उसकी बात सुनकर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ गया और मैंने जब दरवाज़ा खोलकर देखा तो उस बूढ़ी औरत की बात बिल्कुल सही थी। दरवाज़ा खुलते ही ठंडी हवा मेरे बदन से टकराई और बाहर का नज़ारा वही था जब मैं इस घर में आ गया था। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया था और फिर से मैं उसी चटाई पर जाकर बैठ गया। अब मेरी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। मैं बैठे बैठे वहाँ पर समय काटने की कोशिश करने लगा। मुझे अब बैठे बैठे अच्छा खासा समय हो गया था। मैंने फिर अपने मन ही मन में जब अनुमान लगाया तो मेरा दिमाग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यहाँ पर बैठे हुए कम से कम अब 2 घंटे का समय तो आराम से हो गया होगा। मेरी नज़र फिर से उस बूढ़ी औरत की तरफ गई। वह अभी भी रोटियां ही बना रही थी। मैं उठ खड़ा हो गया। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया था कि अब तो सुबह होने ही वाली होगी। उस वक्त मैं कुछ ही देर सोया हूँ और मुझे एहसास न हुआ हो, लेकिन अब तो मुझे जागते हुए कम से कम 2 या 3 घंटे का समय आराम से गुजर चुका है। मैं उठकर खड़ा हुआ ही था, तभी उस बुढ़िया की आवाज़ फिर से मुझे सुनाई दी। कहाँ जा रहे हो सहरी बाबू, सुबह हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए। मैं नीमा गांव का रास्ता खुद तलाश लूँगा, आप परेशान ना हो। अरे तुम इसे परेशानी क्यों कहते हो सहरी बाबू, क्यों मरे जा रहे हो, उस बूढ़ी औरत ने तेज आवाज में कहा। पहले सुबह तो होने दो, सुबह हो जाएगी तब हम खुद तुम्हें वहां तक पहुंचा देंगे। वो कलमुही आ जाएगी, उसके हाथों पहुंचा देंगे। उसकी बात सुनकर मेरा फिर दिमाग चकरा गया और मैं हैरत में उस बुढ़िया औरत की तरफ देखने लगा। मैं अपने बैग उठा चुका था और मैं उस बूढ़ी औरत की बातें सुनकर कुछ सोचने लगा। तभी वह बूढ़ी औरत फिर से मुझसे बोली, अगर मेरी बात का यकीन नहीं आया तो दरवाज़ा खोलकर पहले देख लो, अभी सुबह नहीं हुई। उसकी बात सुनकर तेज तेज कदमों से चलता हुआ मैंने दरवाजे को खोल दिया, मगर जैसे ही मैंने दरवाजे को खोला यह देखकर मेरी हैरत
की इंतहा नहीं रही कि अभी भी रात ही हो रही थी। मैं हैरत में इधर-उधर देखने लगा। मेरे सामने अभी भी वह बूढ़ी औरत और वह चिल्लाता हुआ बच्चा और वही 8 साल का गूंगा बच्चा मौजूद था। निर्मला अभी भी गायब थी। मैं सोच रहा था ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी देर में तो सुबह हो जानी चाहिए। यहाँ पर सुबह क्यों नहीं हो रही है? मैं दरवाजे पे खड़ा बाहर घनी अंधेरे रात को देखने लगा। तभी उस बूढ़ी औरत की आवाज़ मुझे फिर सुनाई दी, दरवाज़ा बंद कर दो सहरी बाबू, बच्चे को ठंड लग जाएगी। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और जाकर दोबारा अपनी जगह पर आकर बैठ गया। मुझे अब वहाँ पर अजीब सी घुटन होने लगी थी। अब मुझे वहाँ का माहौल अजीब सा प्रतीत हो रहा था। मुझे अंदर से एक अनजाना डर सा लग रहा था। काफ़ी देर तक मैं अपनी जगह पर बैठकर दरवाजे की तरफ आंखें फाड़-फाड़ कर देखता रहा, यह सोचकर कि निर्मला आ जाए तो मैं उसके साथ उसी जगह पर जाने के लिए कहूँ जहाँ मुझे उस बस ने छोड़ा था। मगर पता नहीं निर्मला कहाँ जाकर मर गई थी। तब ही मुझे उस बच्चे की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। फिर से वही चिल्लाने लगा। मेरी नज़र उस बच्चे पर गई जो 8 साल का था। वो वैसी ही मुद्रा में बैठा हुआ था जब भी मुझे घूर रहा था, और मैंने फिर उस बूढ़ी औरत को देखा जो अभी भी चूल्हे पर रोटी बनाए जा रही थी। अचानक मेरे मन के अंदर आवाज़ आई कि मैं लगता है कहीं गलत जगह फंस गया हूँ। मैंने बारीकी से जब हालात का मुआयना किया तब मुझे अंदर से अचानक एक झटका सा लगा कि यह लोग किसी भी तरह से सामान्य लोग नहीं लग रहे हैं। कुछ तो अजीब हो रहा है जो मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा था। मैं उठकर अचानक खड़ा हो गया और उस बूढ़ी औरत के करीब जाकर खड़ा हो गया। मैं जा रहा हूँ अम्मा जी, आपकी बहू पता नहीं कब तक आएगी। अब तो मुझे यहाँ पर काफ़ी देर हो गई है। क्या बात कर रहे हो सहरी बाबू, सुबह तो हो जाने दो। उस बूढ़ी औरत की फिर से यह बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने आव न देखा न ताव, गुस्से से चिल्ला उठा। मैं काफ़ी देर से उस बूढ़ी औरत और उस बच्चे को झेल रहा था। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने चीख कर उस औरत से कहा, सुबह नहीं हुई, मुझे यहाँ पर कम से कम 6 से 7 घंटे ही हो चुके हैं। मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर मैंने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही तेज़ और ठंडी हवा का थप्पड़ बारिश की बूंदों के साथ मेरे गाल पर पड़ा। मुझे ऐसा लगा जैसे बाहर तूफान आ गया हो। तब ही उस बूढ़ी औरत की आवाज़ मुझे सुनाई दी, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ में भारीपन था। बाहर तूफान है सहरी बाबू, अगर बाहर जाओगे तो बेमौत मारे जाओगे। लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि जो भी हो, अब मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रुकना। मैंने इस बार उस बूढ़ी औरत की आवाज़ को अनसुना कर दिया और अपने बैग कंधे पर लटका लिया। मैं बाहर निकलने ही वाला था, तभी अचानक पीछे से मेरा हाथ किसी ने पकड़ लिया। मैंने झुंझलाकर जब पीछे देखा तो मेरे सामने वही 8 साल का बच्चा खड़ा था, जिसने बड़ी ताकत से मेरा हाथ पकड़ रखा था। मैंने गुस्से से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर कोशिश करने के बाद मैं हैरान रह गया। उस बच्चे की ताकत देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक 8 साल के बच्चे में इतनी ताकत कैसे हो सकती है? मैं अपना हाथ चाहकर भी उससे नहीं छुड़वा पा रहा था। मैंने इस बार अपना हाथ छुड़ाने में पूरी ताकत झोंक दी, मगर मेरी कोशिश नाकाम रही। जैसे जैसे मैं अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मैं महसूस कर रहा था उस बच्चे की पकड़ और ज़्यादा मजबूत होती जा रही थी, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अचंभे का विषय था। मैंने उस बच्चे से चिल्लाकर कहा, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे यहाँ से अभी जाना है। मैं अब यहाँ पर एक पल भी नहीं रुकना चाहता। मगर वह बच्चा खामोश खड़ा रहा और मेरा हाथ पकड़े हुए वह लगातार मुझे घूरा जा रहा था। मैंने इस बार दोबारा चीखकर उस बच्चे से कहा, मेरा हाथ छोड़ते हो कि नहीं?
तभी मेरे कानों में उस बूढ़ी औरत की भारी आवाज़ सुनाई दी। मुझे तो लगता है कि तुम पागल हो शहरी बाबू। कुछ देर पहले मैंने तुम्हें बताया तो था कि यह बेचारा तो गूंगा और बहरा है। इस बार उस बूढ़ी औरत की आवाज़ बहुत करीब से आई थी। मैंने पीछे मुड़कर जब देखा तो पाया कि वह बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी और धीरे धीरे कदमों से चलते हुए मेरे पास आ रही थी। मुझे अपने अंदर एक अजीब सा महसूस होने लगा था। मेरी दिल की धड़कनों की रफ्तार अचानक बढ़ती गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। कुछ ही क्षणों के बाद वह बूढ़ी औरत मेरे सामने खड़ी हुई थी। मैं दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था। बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी और घना अंधेरा था, लेकिन अब वहाँ पर बिजली भी चमकने लगी। मुझे उस बूढ़ी औरत का चेहरा साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। तभी अचानक जोर से बिजली चमकी और मुझे उस बूढ़ी औरत का चेहरा दिखाई दी गया। मगर जैसे ही मैंने उस एक पल के लिए उस बूढ़ी औरत के चेहरे को देखा, मेरे जिस्म से, मेरे शरीर से मानो जान ही निकल गई हो। उस बूढ़ी औरत का चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था, बल्कि यूं कहे जाए कि उसके चेहरे से उसका मांस उसकी हड्डियों से लटका हुआ था, फट रहा था। तो कुछ गलत नहीं होगा। अचानक मेरे हलक से एक जोरदार चीख निकल गई। मेरी चीख सुनकर वह बूढ़ी औरत बहुत तेज तेज आवाज़ों में हंसने लगी। वो कोई बूढ़ी औरत नहीं थी, बल्कि वह तो कोई चुड़ैल या डायन थी। मैं स्तंभ खड़ा हुआ यह सब नज़ारा देख रहा था। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था और मैं यही सोच रहा था कि मैं कहाँ फंस गया। पता नहीं मैं यहाँ से जिंदा वापस जा भी पाऊंगा या नहीं। तभी अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरे पैरों पर कोई नोच रहा है। मेरी निगाह जब नीचे गई तो मेरी हैरत का इंतहा नहीं रहा। वही छोटा बच्चा जो हल्का गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा था, जो उस वक्त मेरे पैरों में बुरी तरह से नोच रहा था। तभी उस बूढ़ी औरत की आवाज़ मेरे कानों में फिर टकराई। तुम यहाँ से जिंदा बचकर वापस नहीं जा सकते शहरी बाबू। बड़े सालों के बाद यहाँ पर कोई आया है। अब तुम्हें यहाँ पर हमारे पास ही रहना होगा। और हाँ, यहाँ पर कभी सुबह नहीं होती। इतना कहकर वो पागलों की तरह हंसने लगी। तभी एक बार फिर से बिजली चमकी और मुझे दोबारा उसका चेहरा दिखाई दिया और फिर से डर से मेरी हालत खराब हो गई। मैं सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। मैं तो इन भूत प्रेतों के बीच फंस कर रह गया हूं। मुझे आगे और पीछे दोनों तरफ अंधेरा ही नजर आ रहा था। तभी मैंने मन में एक विचार किया कि जो भी हो, एक बार जान बचाने का प्रयास तो करना ही चाहिए। मैंने अपनी आंखें बंद की और भगवान का पूरा ध्यान लगाया। अपनी पूरी शक्ति उस बच्चे से हाथ छुड़ाने की कोशिश की। शायद भगवान ने मेरी सुन ली थी। मैंने अपनी पूरी ताकत उस बच्चे के हाथ छुड़ाने की मेरी कोशिश कामयाब हो गई। मैं दरवाजे से दूर एक तरफ गिर गया। तभी अचानक फिर से एक बार बिजली चमकी और मुझे उन तीनों के चेहरे चमकती हुई बिजली में साफ साफ दिखाई दिए। मैंने देखा उस बूढ़ी औरत का चेहरा तो बहुत भयानक था ही, मगर अब साथ में उस बच्चे का चेहरा भी जला हुआ था। और सबसे ज़्यादा खतरनाक तो वह सबसे छोटा बच्चा लग रहा था, जो गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा था। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर बुरी तरह से भागने लगा। मुझे नहीं पता था कि मैं किस दिशा की ओर भाग रहा हूँ, बस मैं भागा ही जा रहा था। मैं कितनी देर तक भागता रहा मुझे मालूम ही नहीं, क्योंकि मैंने पीछे पलटकर नहीं देखा। अचानक मेरा जिस्म भीगते हुए अचानक किसी और जिस्म से टकराया और मैं गिर गया। मैं बुरी तरह से हाफ रहा था। मेरी सांस हलक में अटक चुकी थी। तब ही घने अंधेरे और तूफान के बीच मुझे निर्मला की आवाज़ सुनाई दी।
कहाँ जा रहे हो बाबूजी? मैं थोड़ी देर के लिए क्या चली गई, तुम वहाँ से चले आए। मैंने तुमसे कहा तो था कि मैं सुबह किसी बच्चे के हाथों तुम्हें नीमा गाँव पहुँचा दूँगी। तुम्हें मेरा इंतज़ार करना चाहिए था ना बाबूजी। निर्मला की आवाज़ सुनकर मेरा शरीर फिर से एक बार काँप रहा था, क्योंकि मैं समझ चुका था कि यह भी कोई चुड़ैल या पिशाचनी ही होगी। मैंने उसकी बात पर कोई जवाब नहीं दिया और मैं फिर से दोबारा अपनी पूरी ताकत से भागने लगा। निर्मला की आवाज़ अभी भी मेरे कानों में सुनाई दे रही थी। रुक जाओ बाबूजी, रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो, कहाँ तक भागोगे? सुबह होने में अभी देर है, सुबह मैं तुम्हें नीमा गाँव पहुँचा दूँगी। मगर मैं सिर्फ भागे ही जा रहा था और दिल ही दिल में यही सोच रहा था कि पता नहीं सुबह कब होगी, आखिर ये सुबह क्यों नहीं होती। ना जाने कितनी देर भागने के बाद मुझे कुछ रोशनियां नजर आईं, तो मैं उसी तरफ भागा। उन पलों ने उम्मीद की जो रोशनी मेरे अंदर चमकी, वह शायद कुछ इस तरह की थी जैसे रेगिस्तान में भटकती किसी मुसाफिर को अचानक पानी नजर आ गया हो, और उतनी ही गहरी थी मेरी निराशा जब मैंने अपने आप को एक शमशान में पाया। ना जाने कितनी चिंताओं से निकलती हुई लपटें आकाश को छूने चाह रही थीं। अजीब तमाशा था, एक खेल था आशा और निराशा का। उम्मीद की अगली किरण तब चमकी जब मैंने वहां एक इंसान को देखा। शायद वह शमशान में चिताओं की निगरानी करने वाला था। वो जो भी था, लेकिन इंसान था। मैंने उसे आवाज दी। एक चिंता में अंग्राहों को एक बांस से लपेटते हुए उसने मेरी तरफ घूमकर देखा। पागलों की हालत में भागते हुए मैंने करीब पहुंचकर ना जाने क्यों उसका हाथ थाम लिया, और एक गगनभेदी चीख जो मुझे याद नहीं वह चीख उसकी थी या मेरी। उसका हाथ एक हड्डी की शक्ल में मेरे हाथ में था और वह खुद हवा में घूम चुका था। इसके आगे क्या हुआ मैं नहीं जानता। जब मुझे होश आया, मेरे सिर पर सूरज चमक रहा था और कई लोग मुझे घूरे हुए खड़े थे। पता चला कि नीमा गांव वहां से 15 किलोमीटर दूर था। उन्हीं लोगों ने मुझे वहां तक पहुंचाया। उन्हीं गांव वालों ने मुझे ये बताया कि कई साल पहले नीमा गांव से 15 किलोमीटर दूर एक और गांव बसा करता था, जहां पर किसी जमाने में एक भयंकर बीमारी फैली गई। उस गांव के सारे लोग मर गए थे और इलाका आज भी उजड़ा हुआ वीरान पड़ा है। और तुम जिस बस में सफर करके आए हो, वह बस भी उसी गांव में हाई वोल्टेज वाली बिजली के तारों से संपर्क में आ गई थी। सारे मुसाफिर जलकर राख हो गए थे। बस लोहे और टीन के जले हुए ढांचे बदल गए। लेकिन ऐसे सफर जो उस रात को मैंने किया, मुझसे पहले उस तरह का अनुभव कभी नहीं हुआ था। पता नहीं क्यों वह मेरे ही साथ हुआ। और जहां तक नीमा गांव जाने वाली आखिरी बस का सवाल था, वह तो मेरे पहुंचने से पहले ही निकल चुकी थी, और मैं जिनके घर जाने वाला था वह लोग मुझे वहां खुद लेने आए थे, लेकिन मुझे वहां मौजूद न पाकर निराश होकर लौट गए थे। उन्हीं गांव वालों में से एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, तुम पहले व्यक्ति हो जो उस भूतिया बस से और शापित भूतों वाले गांव से जिंदा वापस बचकर आ गए, वरना अक्सर लोग वहां पर लापता हो जाते हैं और ना जाने कितने लापता हो चुके हैं और ना जाने कोई सुराग मिलता ही नहीं है उनका। धन्यवाद दोस्तों।